दोस्तों, कभी आपने ऐसे गांव के नियम के बारे में सुना है जहां एक पर्दा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन और जिंदगी की कमान है। पर्दा की कहानी उसी अंधविश्वास और कुप्रथाओं की है जहां महिलाओं को हमेशा पर्दा पहनना होता है, क्योंकि कुछ गांव में पर्दा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता बल्कि औरत और जिंदगी पर लगा हुआ ताला होता है। कहते हैं अगर कोई लड़की इस पर्दे को तोड़ दे तो देवी रूठ जाती है और पूरा गांव श्रापित हो जाता है। इसी आस्था, अंधविश्वास और डर के बीच शुरू होती है पर्दा की कहानी, जहां एक मासूम लड़की शुभ लक्ष्मी बचपन से पर्दे से पलती है। उसकी मुस्कान भी, उसकी पहचान भी उस कपड़े की परत के पीछे छुपी रहती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्दा फिल्म को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है पदाती गांव से, जहां हर एक जवान लड़की जो है वो पर्दा पहनती है। जब तक कोई लड़की जो है वो जवान नहीं होती है तब तक वो बिना पर्दे के घूम सकती है, खेल सकती है। लेकिन जैसे ही वो जवान होती है तो उसे पर्दे में रहना पड़ता है, और घर वालों को छोड़कर अगर कोई लड़की बिना पर्दे के किसी और मर्द के सामने आ जाती है तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। तो गांव में खास तरह का त्योहार चल रहा है और इस गांव में सभी लोग ज्वाला अम्मा की पूजा कर रहे हैं। हर साल इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग ज्वाला माँ की पूजा करते हैं। और मालूम चलता है कि शुभ लक्ष्मी के पिता जो है वो पर्दा बेचने का ही काम करते हैं। और इसी त्योहार में शुभू की मुलाकात होती है अपने होने वाले पति राजेश से, जिनकी जल्द ही सगाई होने वाली है। और भले ही उन दोनों की शादी होने वाली हो, लेकिन राजेश अभी भी शुभू को नहीं देख सकता है। आखिरकार इस पर्दे के पीछे का राज क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब हर साल ज्वाला माँ की पूजा की जाती है तो हर साल इस कहानी को सभी लोगों को बताया जाता है। तो सालों पहले ज्वाला माँ जो है वो एक निडर योद्धा थी। वो किसी से भी नहीं डरती थी। वो अस्त्र शस्त्र और तलवारबाजी में निपुण थी और ज्वाला माँ अपने गाँव वालों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक बार की बात है जब गाँव के किसी आदमी को सांप ने काट लिया था। ये देखकर ज्वाला माँ ने बिना कोई फिक्र किए तुरंत ही उस आदमी को घोड़े से वैद्य जी के पास ले जाने लगी कि तभी बीच रास्ते में ज्वाला माँ की मुलाकात होती है 4 लोगों से, जिनकी नीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उन लोगों ने ज्वाला माँ के साथ दुष्कर्म करने का सोचा, लेकिन ज्वाला माँ एक योद्धा थी, जिस वजह से वो उन लोगों से सामना करती हैं। उन लोगों को उसने बुरी तरह से पीटा तो था, लेकिन वो 4 लोग थे और उन चारों लोगों ने ज्वाला माँ पर काबू कर लिया था। ज्वाला माँ ने यहाँ पर उन्हें चीखते हुए बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही उसका बच्चा जो है वो इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन उन राक्षसों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखते हुए ज्वाला माँ को गुस्सा आ जाता है और फिर ज्वाला माँ उन सभी लोगों के साथ आग में कूद पड़ती है। आखिर में ज्वाला माँ की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। ना वो खुद को बचा पा रही थी और ना ही अपने बच्चे को। और तब से ही इस गांव में ज्वाला माँ का श्राप लगा था। जब भी यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता था तो वो मरा हुआ पैदा होता था। फिर लोगों ने गांव में ज्वाला माँ की मूर्ति स्थापित की और एक दिन पूजा करते वक्त उनके चेहरे पर एक पर्दा उड़ता हुआ आया, जिसे लोगों ने संकेत समझा कि यहाँ की हर एक औरतों को पर्दा पहनना होगा, तभी उनके बच्चों की जान बच पाएगी। और तब से ही ये रिवाज जो है वो चलता आ रहा है। तो अगर कोई औरत जो है वो बिना पर्दे के किसी आदमी के सामने आती है तो गांव की प्रेग्नेंट औरत का बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होगा। और जिस औरत ने अपना चेहरा दिखाया है, सभी के सामने जो पर्दा खोला है, उसके चलते वो लोग उसे सभी के सामने गांव के बीचों बीच जल समाधि दे देंगे। तो अब कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और हम देखते हैं शुभू को, जो कि अपने दोस्त के साथ खेत में आई हुई थी। शुभू की बात करें तो उसकी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है। उसके पिताजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। और जब वो खेत से वापस लौट रही थी कि तभी तेज हवा का झोंका यहाँ पर आता है और शुभू का पर्दा जो है वो उड़ जाता है, जिस वजह से शुभू का चेहरा जो है वो सामने आ चुका था। लेकिन शुभू की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर उसकी दोस्त रश्मि के अलावा कोई भी नहीं था, जिस वजह से शुभू का चेहरा जो है वो कोई भी नहीं देख पाया। अब शुभू डरते डरते अपने घर लौटती है, जहाँ पर रश्मि उसे बताती है कि खेत में कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से तेरा चेहरा जो है वो किसी ने भी नहीं देखा होगा। तेरी सगाई होने वाली है 3 दिन के बाद, तो तू बस सगाई पर ही फोकस कर। तो शुभू भी उसकी बात मान लेती है और वो घर आ जाती है। घर आने पर वो अपने पिता से कहती है कि सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी है। और तो और यहाँ हमें मालूम चलता है
कि सुबु की जो माँ है उनकी एक दोस्त है रत्नम्मा, जिन्हें वो बहुत मानती थी। वो अपने पापा से कह देती है कि रत्नम्मा को भी मेरी सगाई की खबर कर देना, क्योंकि उनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। सुबु के पिताजी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो सुबु के पिता ने रत्ना को खबर कर दी थी। रत्ना जो है वो शहर में रहती है और उसके घर का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा अलग है। रत्ना एक हाउसवाइफ तो है, लेकिन उसके घर में सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि काम करती है। रत्ना के 2 बच्चे हैं और उसका पति जो है वो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, घर का हाथ भी नहीं बटाता है। तो अगर 2 दिन के लिए भी कहीं चली जाए ना, तो ये घर जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा और उसका पति तो पागल हो जाएगा। लेकिन अब ये एक इमरजेंसी है जिसमें रत्ना ने अपने पति को बता दिया था कि कुछ भी हो जाए उसे 2 दिन के लिए तो वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबु की शादी है और मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि आखिरी दम तक मैं उसके साथ रहूंगी। जिसके बाद हमें गांव की एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कल जवान होने वाली है और कल से उसे पर्दे में रहना पड़ेगा और आज उसके पास उसकी आजादी का आखिरी दिन है। इसलिए वो अपने घर वालों से कह रही होती है कि उसके पास आखिरी दिन है तो क्या वो बाहर जाकर खेल सकती है, लेकिन उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं। मालूम चलता है कि उस छोटी सी बच्ची के घर में ही श्रवंती नाम की एक औरत है जो कि प्रेग्नेंट है। इसी वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये लड़की जो है वो बाहर जाए और इसकी नजर जो है वो इसके ऊपर पड़े। इसी वजह से वो लोग इस लड़की को बहुत समझा देते हैं और कहते हैं कि आज से ही तुम्हें अब पर्दे में रहना पड़ेगा और तुम्हें इसे फॉलो भी करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सुबु और राजेश को, जो कि टूटी हुई एक रेलगाड़ी के डब्बे में मिलते हैं। वो इस तरह से बैठे होते हैं कि एक दूसरे को वो नहीं देख सकते हैं, जबकि राजेश का सुबु को देखने का बहुत मन है। सुबु कहती है कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो मुझे खूब देखते रहना। यहाँ पर सुबु ने एक कदम और उठाया था कि अगर राजेश उसे नहीं देख रहा है तो वो भी उसे नहीं देखेगी। अब जो लड़की कल बाहर जाकर खेलने की बात कर रही थी उसका नाम गौरी है और अब उसकी पर्दे की सारी रस्में निभाई जाती है और आज से अब उसे पर्दे में ही रहना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबु की सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे गेस्ट आ चुके हैं और तो और यहाँ पर रत्ना भी आ चुकी थी, जिन्हें देखकर सुबु को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबु जो है वो रत्ना को बिल्कुल माँ की तरह मानती है। और राजेश जिसे सुबु बचपन से पसंद करती है, आज उससे उसकी सगाई होने वाली थी कि बीच सगाई में ही सभी की नजर पड़ती है एक अंग्रेजी मैगजीन पर, जिस पर सुबु की फोटो लगी हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, पूरे गांव में भूचाल आ चुका था। तो अब गांव के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सुबु ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और ज्वाला माँ से जो पर्दे का वादा लिया था वो वादे को भी तोड़ा है और श्रावंती के पेट में जो बच्चा है अब अगर वो पैदा होगा तो वो मारा जाएगा। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि सुबु को जल समाधि देनी होगी। दरअसल में ऐसा इंसिडेंट सालों पहले हो चुका है जब सुबु माँ के पेट में थी और तब गांव के किसी औरत ने अपने चेहरे को किसी आदमी को बता दिया था और ऐसा हुआ तो यहाँ पर सुबु के पिताजी ने ही मांग रखी थी कि उस औरत को जल समाधि दी जाए, क्योंकि अब अगर सुबु पैदा होती तो वो मरी हुई पैदा होती। तो अब गांव का नियम ये कहता है कि सुबु को भी जल समाधि दी जाएगी, क्योंकि सालों पहले सुबु के पिता ने भी ऐसा ही किया था। सभी को ऐसा लग रहा था कि सुबु ने ही फोटो क्लिक करवाई है, लेकिन सुबु यहाँ पर सभी को बताती है कि उसने फोटो नहीं क्लिक करवाई है। यहीं पर रत्ना भी मौजूद थी, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो यहाँ सुबु से कहती है कि ऐसे कोई नियम नहीं होने चाहिए, तुम्हें अभी मेरे साथ यहाँ से चलना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन सुबु कहती है कि उसने नियम तोड़ा है और उसे ज्वाला माँ कभी भी माफ नहीं करेगी, इसलिए उसे जल समाधि देनी ही होगी। जिसके बाद सुबु जो है वो एक आखिरी बार राजेश के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मैं कल जल समाधि लेने वाली हूँ, तो तुम मुझे एक आखिरी बार देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर राजेश उसका चेहरा नहीं देखता है और अब अगले दिन सुबु जो है वो सारे गांव वालों के सामने कुएं की तरफ आगे बढ़ती है, क्योंकि आज वो जल समाधि लेने वाली है। सभी लोग ज्वाला माँ की पूजा करते हैं और कहते हैं कि इस जल समाधि को एक्सेप्ट करें। रत्ना जो है वो आखिरी तक रोती रही, गड़गड़ाती रही। वो इनसे सुबु की जान की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। और अब सुबु जो है वो धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगती है। उसके हाथ में एक पत्थर बांध दिया गया था और फिर उसे कुएं में फेंक दिया जाता है, जिससे कि वो डूबने ही वाली थी कि अचानक से ज्वाला माँ के सामने जो दीपक जल रहा है अचानक से वो बुझ जाता है और फिर सभी लोग उसे एक संदेश समझने लगते हैं ज्वाला माँ का कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और फिर तुरंत ही सुबु को उस कुएं से बाहर निकाला जाता है।
जिसमें राजेश ने उसकी मदद की थी। अब रात को सभी के सामने रत्ना जो है वो सभी से कहती है कि शायद ज्वाला माँ हमसे कुछ कहना चाहती है, शायद जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, शायद ज्वाला माँ सुबह को एक मौका देना चाहती है खुद को सही साबित करने का। तो गांव वाले कहते हैं कि अगर वो फोटोग्राफर जिसने फोटो क्लिक की है, अगर वो यहाँ पर आ जाए और कह दे कि ये फोटो उसने बिना मर्जी के, बिना परमिशन के सुबह की खींची है, तो हम उसे माफ कर देंगे। तो फोटोग्राफर जो है वो धर्मशाला में है, इसलिए राजेश जो है वो सुबह के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसे नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन रत्ना जो है वो सुबह के साथ जाएगी। 15 दिनों के बाद श्रावंती की डिलीवरी होने वाली है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते ही हैं फोटोग्राफर को ढूंढने के लिए। तो सुबह को यहाँ पर एक मौका मिला है खुद को सही साबित करने का, वो इस मौके को जाने नहीं देगी। और यहाँ दूसरी तरफ रत्ना जो है वो अपने पति के पास कॉल करती है, क्योंकि 2 दिन पूरे हो चुके थे और अब उसे 2 दिन और चाहिए थे। इसलिए रत्ना अपने पति के पास कॉल करती है और बताती है कि अचानक से उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, इसी वजह से उसे 2 दिन और यहाँ पर रुकना होगा। तो यहाँ रत्ना सुबह से वादा करती है, कहती है कि वो उस फोटोग्राफर को जरूर ढूंढेंगे। धर्मशाला में मेरे दोस्त की बेटी रहती है, वो हमारी जरूर मदद करेगी। तो रत्ना की दोस्त की बेटी का नाम है एमी, जो कि धर्मशाला में रहती है। वो एक सिविल इंजीनियर है और वो बहुत मेहनत करती है। हाल ही में वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहां उसे प्रमोशन चाहिए, क्योंकि वो बाकी सारे लड़कों से बहुत ज्यादा मेहनत करती है। तभी एमी के पास उसकी माँ का कॉल आता है और एमी की माँ जो है वो एमी को सारी चीजें बता देती है जो भी सुबह के साथ हुआ है। वो बता देती है कि वो एक फोटोग्राफर की तलाश में यहाँ पर आ रही है और तुम्हें उसकी मदद करना है। लेकिन एमी के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने मना कर दिया था। लेकिन तभी एमी के पास एक मैसेज आता है और उसे मालूम चलता है कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट पर किसी और बंदे का प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर एमी जो है वो हैरान रह चुकी थी। वो तुरंत ही अपने बॉस के पास जाती है। बॉस यहाँ एमी को बताता है कि दरअसल में जिस प्रोजेक्ट की तुम बात कर रही हो उस प्रोजेक्ट में हमें किसी आदमी की जरूरत थी, इसी वजह से तुम्हें नहीं लिया गया है। ये सुनकर एमी को बहुत दुख हुआ और अब वो गुस्से में बॉस से कह देती है कि उसकी जितनी भी छुट्टी थी ना वो उसे अभी के अभी चाहिए, और अपनी माँ के पास कॉल करके कह देती है कि वो उन लोगों की मदद जरूर करेगी और उन्हें वो पिकअप करने के लिए तुरंत निकल जाती है। लेकिन अचानक से बस स्टैंड पर यहाँ सुबह जो है वो खो जाती है। वो इधर उधर भटकने लगती है और तभी उसकी आंखों के सामने वही मैगजीन आ जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर रत्ना माँ आती है और वो उसे सहारा देती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं। बीच रास्ते में यहाँ सुबह ने उस फोटोग्राफर के पास कॉल लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो शायद फोटोग्राफर जो है वो कवरेज क्षेत्र से बाहर था, जिस वजह से उसके पास कॉल नहीं लग पा रहा था। बीच रास्ते में सुबह जो है वो अपने गाँव की स्टोरी जो है वो एमी को बताती है। एमी जब ये सारी कहानी सुनती है तो उसे ये कहानियां जो है वो बहुत ज्यादा बचकानी लगती है और वो यहाँ सुबह के ऊपर बहुत ज्यादा हंसती है और सुबह का बहुत ज्यादा मजाक भी बनाती है। दरअसल में एमी जो है वो एक इंडिपेंडेंट और मॉडर्न लड़की है। ये कहानी सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा हंसी आई, लेकिन जिस तरह से एमी जो है वो हर बात पर सुबह की बातों पर हंसी जा रही थी, सुबह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। जब वो होटल गए तो यहाँ सुबह जो है वो रत्ना से कहती है कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है, मैं तो अलग रहना पसंद करूंगी। लेकिन रत्ना बताती है कि अगर हमें उस फोटोग्राफर तक पहुंचना है तो एमी ही वो लड़की है जो कि हमारी मदद कर सकती है। एमी यहाँ सुबह को समझाती है कि अगर क्या होगा कि तुम यहाँ से वापस ही ना जाओ। तो सुबह बताती है कि अगर वो वापस नहीं गई तो गांव के लोग जो है वो उसके पिता को जलाकर मार देंगे, इसी वजह से मुझे उस फोटोग्राफर को ढूंढना है। अब अगले दिन से ये लोग आगे का सफर तय करते हैं, जहां मालूम चलता है कि लैंडस्लाइड के कारण आगे का सारा रास्ता जो है वो बंद है और अब इन्हें यहाँ से पैदल ही जाना होगा, जो रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा था। और अब इसी तरह से 2 दिन और बीत जाते हैं और अब फिर से रत्ना के पति का कॉल जो है वो रत्ना के पास आता है। यहाँ रत्ना के पति का हाल जो है वो बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि ना तो खाना ठीक से बन रहा था और ना ही उससे बच्चे संभाले जा रहे थे। इसलिए रत्ना उससे कहती है कि उसे 2 दिन और चाहिए, क्योंकि उसकी दोस्त की तबीयत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो सीरियस भी है। तो अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गांव के राजेश को। राजेश जो है वो अपने पिताजी से बात कर रहा था। पिताजी कहते हैं कि अब सुबह के ख्याल जो है वो छोड़ दो,
क्योंकि अब तुम्हारी शादी जो है वो सुबह से तो नहीं हो सकती है, क्योंकि गांव के हर एक इंसान ने उसका चेहरा देख लिया है। और ये बात कहीं ना कहीं राजेश को भी लग चुकी थी और अब वो अपना इरादा भी धीरे धीरे बदलने लगा था। तो अब सुबह, रत्ना और एमी को आगे का रास्ता जो है वो पैदल ही तय करना था। बीच रास्ते में उनकी मुलाकात पहाड़ों से होती है, जो रास्ता इतना खूबसूरत था कि सुबह को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि सुबह ने ऐसी लाइफ पहली बार जी थी, अपनी फैमिली से अलग, सारे नियम कानूनों से परे, और तो और यहाँ उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। वो यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलती है जिनकी सोच एकदम अलग थी। इन सभी लोगों को देखते हुए सुबह के मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते? क्या सभी की सोच ऐसी नहीं हो सकती क्या? क्योंकि जिंदगी में पहली बार सुबह जो है वो आजाद फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बंद पिंजरे से कोई चिड़िया जो है वो आजाद हो चुकी हो। और अब गांव में राजेश देखता है कि गांव के बहुत सारे लोग जो है वो सुबह की उस मैगजीन को खरीद रहे थे जिस पर सुबह की फोटो लगी हुई थी। ये देखते हुए अब यहाँ पर राजेश ने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया था और अब वो सुबह से शादी तो हर किस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सुबह जो है वो रात को सभी लोगों के साथ बैठी हुई थी, सभी लोगों की बातें सुन रही थी। सभी लोग यहाँ अपने अपने सपने के बारे में बता रहे थे, सभी अपने डर के बारे में बता रहे थे, सभी अपनी अपनी हॉबीज के बारे में बता रहे थे। लेकिन सुबह के पास तो यहाँ बताने के लिए कुछ भी नहीं था। वो यहाँ इतनी खो चुकी थी कि पल भर के लिए तो वो भूल गई थी कि वो धर्मशाला दरअसल में फोटोग्राफर को ढूंढने के लिए आई है। अब अगले दिन जब ये सभी लोग कहीं पर जा रहे थे, जब ये एक ब्रिज को पार कर रहे थे, कि तभी तेज हवा का झोंका यहाँ पर आता है और पर्दा होने की वजह से यहाँ सुबह जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है और वो इन लोगों से कह देती है कि वो बाद में आएगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और अब सुबह जो है वो राजेश के पास कॉल लगाने की कोशिश करती है और हमें मालूम चलता है कि राजेश की तो शादी हो रही है। और ये बात जब यहाँ सुबह को मालूम चली तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो इस तरह से टूट चुकी थी कि जैसे लाइफ में आगे अब कुछ ठीक हो ही नहीं पाएगा। जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी यहाँ पर 4 बदमाश आते हैं और वो अपने साथ सुबह को घसीटते हुए एक ट्रक में डाल देते हैं। वो उसके साथ दुष्कर्म करना चाहते थे और तो और उन लोगों ने यहाँ पर सुबह का पर्दा भी फाड़ दिया था। यहाँ सुबह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ बाइक वालों ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। वो उनका पीछा करने लगते हैं और अब धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग थे जो कि उनके पीछे आ जाते हैं। ये देखते हुए वो बदमाश जो है वो चलते ट्रक से सुबह को नीचे फेंक देते हैं, जिस वजह से सुबह जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। हालांकि सुबह को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन अब एक ऐसी चोट यहाँ सुबह के दिल पर लगी है जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकती। जिस पर्दे को वो कवच समझती थी, आज उस पर्दे ने उसका साथ नहीं दिया। सुबह पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब करना क्या है। कि तभी एमी और रत्ना जो है वो उसके पास आती है। वो उसे समझाती है कि ये पर्दा कुछ नहीं होता है। शायद तुम्हें ऐसा लगता था कि पर्दा जो है वो तुम्हें लोगों की गंदी नजरों से बचाएगा, लेकिन लोगों की गंदी नजरों से तो तुम तब भी नहीं बच पाओगी जब तुम 100 पर्दे और पहन लोगी। ये पर्दा झूठा है, ये पर्दा नकली है जिसे लोगों ने बस अपने मन से बनाया है। ज्वाला माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई औरत पर्दे में रहे। ज्वाला माँ का बच्चा मारा गया था, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि चेहरे के दिखाने पर वो और बच्चों को मार दे। एक माँ दूसरे माँ का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है, तो ज्वाला माँ ऐसा कभी भी नहीं करेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सुबह को समझ आ जाता है कि पर्दा कुछ नहीं होता है। एमी ने जो सारी बातें बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। रात भर सोचने के बाद सुबह ने डिसाइड किया कि अब वो पर्दे में कभी नहीं रहेगी और अगली ही सुबह उसने पर्दे से खुद को आजाद कर दिया था। और फिर पर्दे से आजाद होने के बाद सुबह ने एक नई जिंदगी को देखा, जो जिंदगी हर कोई इंसान जीना चाहता था, जो जिंदगी सुबह ने कभी सोची भी नहीं थी। आज वो उस जिंदगी को जी रही है। यहाँ पर सुबह जो है वो एमी को बताती है कि उस रात सभी लोग अपने सपने के बारे में बता रहे थे, सभी अपने डर के बारे में बता रहे थे। मेरा तो सिर्फ एक ही सपना था, एक ही डर था कि ये पर्दा बस चेहरे से हट जाए। तो अब सुबह जो है वो बहुत एंजॉय करती है। मैगजीन में जो फोटो लगी हुई थी, लोग यहाँ उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। तब जाकर सुबह को समझ आया कि मैगजीन पर हर कोई इंसान नहीं आ जाता, वही इंसान आता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ये बात सुबह को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। तो फाइनली अब हम देखते हैं कि इनका कॉन्टेक्ट जो है वो उस फोटोग्राफर से हो गया था। एमी का वो कॉल तो नहीं उठा रहा था, इसलिए एमी ने उसके पास मैसेजेस और ईमेल कर दिए थे
जब उस फोटोग्राफर को ये सारी चीजें मालूम चली तो उसने एक वीडियो पोस्ट किया और ये वीडियो उसने एमी के पास भी भेजा। उसने कहा कि जब वो पदाती गांव में गया था तो वो खेत में कुछ बर्ड्स की फोटोज क्लिक कर रहा था कि तभी खेत के बीचों बीच उसे एक लड़की दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत थी। उसने उसकी भी फोटो क्लिक कर ली, लेकिन वो उस लड़की से परमिशन नहीं मांग पाया। उसे नहीं मालूम था कि ऐसी गलती हो सकती थी। उसे नहीं मालूम था कि इस फोटो की वजह से उस लड़की को प्रॉब्लम हो सकती है। वो यहाँ पर क्षमा मांगता है और कहता है कि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। तो अब सब कुछ ठीक हो गया था और अब सुबह, रत्ना और एमी डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस चले जाएंगे। जब वो वापस जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में कुछ लड़के जो है वो यहाँ एमी से कार रेसिंग करने लगते हैं। ये देखते हुए एमी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ उनसे रेस करने लगती है कि तभी बीच रास्ते में रत्ना को घबराहट होने लगती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम अनन्या है। वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है। तो अनन्या के घर पर रत्ना जो है वो खूब आराम करती है। अनन्या उनका खूब ख्याल रख रही थी, लेकिन सुबह को यहाँ एमी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस फालतू सी रेस की वजह से आज उनकी जान जाते जाते बची है। लेकिन यहाँ पर एमी जो है वो बहुत सारी बातें सुबह को बता देती है। वो बताती है कि वो बहुत सालों से सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। प्रमोशन होना तो चाहिए लेकिन हमेशा किसी मर्द का प्रमोशन हो जाता है जो अभी अभी सिविल इंजीनियर बने हैं। मेरे सामने लड़के आए हैं, आज उनकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। ये देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना था, लेकिन उसकी सक्सेस के बीच में एक मर्द आकर खड़ा हो जाता है और उसके प्रमोशन को खींच कर ले जाता है। तो आज जब उन लड़कों ने मुझसे रेस करने की कोशिश की तो मैं उन्हें साबित करना चाहती थी कि मैं उनसे अच्छी हूँ। इसी वजह से कार में मुझे गुस्सा आ गया था। हालांकि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। एमी यहाँ पर सुबह से माफी मांगती है और कहती है कि लड़कों को साबित करने से क्या ही होता भला। अब सुबह और रत्ना जब बैठे हुए थे कि तभी अचानक से रत्ना के पास उसके पति का कॉल आता है और इस बार रत्ना के पति की टोन जो है वो पूरी तरह से बदली हुई थी। रत्ना का पति यहाँ उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकती हो, तुम्हें तो वहीं रहना है। लेकिन इस बार ये सारी बातें सुनते हुए रत्ना को आ जाता है बहुत तेज गुस्सा और वो इस बार अपने पति को ही बहुत ज्यादा सुना देती है कि उसकी लाइफ भी कुछ लाइफ है, वो अपनी लाइफ को भी जी सकती है। जिस घर में तुम रह रहे हो वो तुम्हारा भी घर है, जो बच्चे हैं वो तुम्हारे भी है और तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उन बच्चों का ख्याल रखो। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ 2 दिन तक और रुकने वाली हूँ और उसके दोस्त की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो धर्मशाला आई है, यहाँ पर वो बहुत एंजॉय कर रही है। और ये सारी बातें सुनने के बाद रत्ना का पति जो है वो चुपचाप फोन रख देता है। आगे हम देखते हैं कि एमी और अनन्या जब साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर अनन्या जो है वो एमी से पूछती है कि आखिरकार तुम रत्ना और सुबह के बारे में क्या सोचती हो। तब अनन्या बताती है कि ये सारे लूजर्स हैं। एक औरत है जो कि अपने पति और बच्चों में ही घिरी रहती है, उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी सोचना नहीं आता है। तो वहीं एक लड़की है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। मुझे इन मर्द जात से नफरत है, शादी से नफरत है, इन बच्चों से नफरत है, मुझे तो अकेला रहना पसंद है। लेकिन ये बात सुनने के बाद अनन्या उससे कहती है कि मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा भी पति है और मैं भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ जैसे कि रत्ना निभा रही है। एक दिन ऐसा आता है जब आपको किसी आदमी की जरूरत पड़ती है, वो आपका साथ देता है तो जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। किसी भी औरत की मजबूरी नहीं होती है किसी आदमी के साथ रहने की। जब वो इंसान साथ देने लगता है तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि एक आदमी का होना बहुत जरूरी है। जब वो आदमी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं बहुत गलत सोचती थी। ये सुनने के बाद एमी जो है वो तुरंत ही सुबह के पास जाती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। दूसरी तरफ गांव में हम देखते हैं कि श्रावंती के पेट में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, मतलब कि डिलीवरी का टाइम आ चुका था। गांव में हर एक इंसान को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि श्रावंती के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो मरा हुआ पैदा होगा। इसलिए तुरंत ही सुबह के पास कॉल कर दिया जाता है और उसे तुरंत ही गांव में बुला लिया जाता है। जब ये बात सुबह को मालूम चली तो सुबह ने एक बात डिसाइड की कि वो गांव में जाएगी जरूर, लेकिन इस बार वो बिना पर्दे के जाएगी। चाहे उसका कोई कुछ भी उखाड़ ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एमी और रत्ना भी उसके साथ जाती है। एमी उसे एक एडवाइस देती है कि आज वो पर्दा पहन ले, लेकिन यहाँ सुबह ने डिसाइड कर लिया था
कि अब वो आगे से पर्दा कभी नहीं पहनेगी। वो बिना पर्दे के ही गांव में जाती है। गांव का हर एक इंसान उसे देख रहा होता है और श्रावंती जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, अचानक से श्रावंती जो है वो बेहोश हो जाती है। ये देखते हुए श्रावंती का पति जो है वो तुरंत ही सुबू के पास आता है। वो एक ईंट लेकर सुबू का सर तोड़ने वाला था कि तभी मालूम चलता है कि श्रावंती ने एक बच्चे को जन्म दिया है और श्रावंती भी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो ज्वाला माँ की जो कहानी थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो नियम थे, जो कानून थे, वो बिल्कुल गलत थे। तो यहाँ पर सुबू ने साबित कर दिया था कि गांव में जो पर्दे की प्रथा चल रही थी वो बिल्कुल गलत है। अब सुबू ज्वाला माँ की मूर्ति के पास जाती है। ज्वाला माँ ने जो पर्दा पहना हुआ था वो उसमें आग लगाती है, क्योंकि आज के बाद गांव की कोई भी औरत जो है वो पर्दा नहीं पहनने वाली थी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। परंपराएं तब तक सुंदर होती है जब तक वो इंसान को ना कुचले, लेकिन जैसे ही कोई रिवाज इंसान की सांसें रोकने लगे वो बोझ बन जाता है। सुब्बू ने हमें सिखाया कि असली ताकत पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत के सामने है। औरत किसी देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक इंसान है जिसे खुलकर जीने, मुस्कुराने और अपने फैसले लेने का हक है। याद रखिए, बदलाव एक कदम से शुरू होता है और जब पहला पर्दा हटता है तभी असली रोशनी फैलती है। दोस्तों, ये कहानी भले ही एक फिल्म के रूप में हमारे सामने आई हो, लेकिन इसकी परछाई आज भी हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में मौजूद है। हम सोचते हैं कि समाज बदल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने विचार, जड़ें पकड़कर बैठे अंधविश्वास और परंपराओं का बोझ अब भी लोगों की सांसें रोकता है। यह फिल्म हमें यही दिखाती है कि असली लड़ाई बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर छिपी उस सोच से है जो इंसानियत को बांध देती है। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसने औरत की तकलीफ को सिर्फ दिखाया ही नहीं बल्कि उसकी आवाज भी थी। देवी बनना आसान है, इंसान मानना मुश्किल। इस फिल्म का संदेश साफ है, औरत को सम्मान दो लेकिन इंसान के रूप में। उसकी हंसी, उसके सपने और उसकी आजादी ही असली पूजा है। हमारी परंपराओं में बहुत सुंदरता है, गाने, संस्कार, रिवाज, लेकिन जब वही परंपरा खून बन जाती है, इंसान की चीखों में बदल जाती है, तो वो परंपरा नहीं रह जाती, वो जुल्म बन जाता है। इस फिल्म ने यही सवाल उठाया, क्या परंपरा इंसान से बड़ी है? क्या इंसान की जिंदगी का कोई मूल नहीं? और जवाब भी यही है, इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं। युवा पीढ़ी जो कल का भविष्य है, उसके लिए ये कहानी एक आईना है। यह बताती है कि अगर तुम चुपचाप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी भी किसी जुर्म का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए अपनी आवाज उठाओ, सवाल पूछो, गलत के सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब कोई युवा ये ठान ले कि अब और नहीं। हमारे नायक ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ किसी एक औरत के लिए नहीं थी, वो लड़ाई थी सिस्टम के खिलाफ, सोच के खिलाफ और उस डर के खिलाफ जो समाज की नसों में जहर बनकर दौड़ता है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। वो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हिम्मत अकेली भी हो तो दुनिया को बदल सकती है। धर्म का असली रूप इंसान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। धर्म का असली मतलब है प्रेम, करुणा और क्षमा। लेकिन जब धर्म के नाम पर इंसान को तोड़ दिया जाए, उसके अधिकार छीन लिए जाए, तो वह धर्म नहीं, सिर्फ सत्ता बचती है। यह फिल्म हमें यही याद दिलाती है कि भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान इंसान की दया, इंसान की मदद और इंसान के आंसुओं को पहुंचने में है। अगर हम किसी पीड़ित का साथ दे तो वो सबसे बड़ा धर्म है। अगर समाज अपनी आंखें मूंद कर बैठेगा तो अंधेरा और गहराता जाएगा। अगर समाज चुप रहेगा तो जालिम और ताकतवर होते जाएंगे। इसलिए यह फिल्म हर इंसान को एक सवाल देती है, क्या तुम चुप रहोगे या आवाज उठाओगे? क्योंकि इंसानियत को बचाने का काम सिर्फ नेताओं, सरकारों या बड़े लोगों का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो जिंदा दिल रखता है। इस फिल्म का अंत हमें राहत तो देता है, लेकिन बुराई हार गई। लेकिन हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली जिंदगी में कितनी बुराइयां अब भी जिंदा है, कितनी औरतें अब भी चुप है, कितने लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या असली जिंदगी में भी वो जीत होगी जो इस फिल्म में हमने देखी? ये कहानी हमें हिम्मत देती है, उम्मीद देती है और सबसे जरूरी जिम्मेदारी देती है। हमें तय करना होगा कि अगली पीढ़ी किस माहौल में जिएगी, डर और खामोशी के साथ या हिम्मत और आज़ादी के साथ। याद रखो दोस्तों, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब पहला इंसान खड़ा होता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। और जब इंसानियत की सेना बनती है तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।
यही है इस फिल्म का सबसे असली संदेश। दोस्तों, इस फिल्म ने हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई बल्कि एक सच का आईना दिखाया। जब पर्दा गिरता है तब भी यह सवाल हमारे साथ रह जाता है, क्या हमने इस दर्द को महसूस किया, क्या हमने इस चीख को सुना? क्योंकि कभी कभी फिल्म खत्म हो जाती है मगर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती रहती है। हर अन्याय की एक जड़ होती है, कभी लालच, कभी सत्ता और कभी अंधविश्वास, लेकिन असली जड़ है चुप्पी। जब लोग अन्याय देखते हैं और कुछ नहीं कहते तब यह अत्याचार पनपता है। यह फिल्म हमें यही सिखाती है, चेतावनी देती है कि चुप रहना भी एक अपराध है। नायक का संघर्ष सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, वह प्रतीक है उस हर एक व्यक्ति का जिसने कभी डर के बावजूद सच कहा। वह प्रतीक है उस हर एक इंसान का जिसने अकेले खड़े होकर भी गलत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। असली ताकत तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि उस आवाज में है जो अन्याय को नाम से लेकर ललकारती है। अजीब लगता है मगर खलनायक भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। वो दिखाता है कि सत्ता और ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो इंसान का क्या हाल होता है। वो हमें सावधान करता है कि हम किन लोगों को अपने जीवन में ताकत दे रहे हैं, क्योंकि खलनायक पैदा नहीं होते, उन्हें समाज चुप रहकर ताकत देता है। और इस फिल्म का खलनायक था अंधविश्वास। अंधेरे का अस्तित्व तभी तक है जब तक रोशनी नहीं आती। और इस फिल्म का संदेश यही है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की एक चिंगारी उसे मिटा सकती है। और वो चिंगारी हो सकते हैं तुम, मैं, हम सब। हर इंसान अगर अपने हिस्से की रोशनी जलाए तो पूरी दुनिया उजाला हो जाएगी। और फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि संकट की घड़ी में रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। परिवार, दोस्त, साथी, ये हमें गिरने नहीं देते। और यही याद दिलाता है कि अगर किसी पर मुसीबत आए तो सिर्फ खड़े मत रहो बल्कि उसका सहारा बनो, क्योंकि किसी का एक सहारा जो है वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, न्याय तब मिलता है जब समाज का हर व्यक्ति सही के साथ खड़ा हो। अगर हम सोचे कि इंसान सिर्फ जज और वकील देंगे तो हम गलत हैं। इंसाफ तब होगा जब पड़ोसी की चीख पर हम दरवाजा खोलेंगे, जब सड़क पर हो रहे अत्याचार को देखकर हम कैमरा नहीं हिम्मत उठाएंगे। यही असली न्याय है। और आज की ये कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हमें तय करना है कि हम अपने बच्चों को कैसा समाज देंगे, डर और हिंसा से भरा या साहस और बराबरी से भरा। याद रखो, जो बीज आज बोए जाते हैं वही कल की फसल बनते हैं। मगर हम नफरत बोएंगे तो कल नफरत उगेगी, लेकिन अगर हम करुणा और इंसाफ बोएंगे तो आने वाली पीढ़ी बेहतर इंसान बनेगी। इस फिल्म में नायक की जीत हमें खुशी देती है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हम अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही करें। जीत तभी होगी जब किसी कमजोर की आवाज दबे नहीं। जीत तब होगी जब कोई औरत बिना डर के जी सके। जीत तब होगी जब इंसानियत किसी धर्म, जाति या वर्ग से बड़ी बनकर खड़ी होगी। तो दोस्तों, ये फिल्म अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका संदेश अभी शुरू हुआ है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली हीरो पर्दे पर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है। सवाल बस इतना है कि जब वक्त आएगा तो क्या हम उस हीरो को बाहर लाएंगे या चुप रहकर अंधेरे को जीतने देंगे। याद रखो, बुराई हमेशा लौटेगी और अच्छाई को हर बार तैयार रहना होगा। यही जीवन का सच है, यही इंसानियत की कसौटी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।